विश्व परिदृश्य। ग्लोबल कॉमन्स प्रबंधन की नई वैश्विक पहल। विश्व की बढ़ती जनसंख्या तथा आधुनिक विश्व की दौड़ के बीच विश्व के साझा संसाधनों अर्थात ग्लोबल कॉमन्स का संरक्षण चुनौतीपूर्ण है। ग्लोबल कॉमन्स का तात्पर्य ऐसे वैश्विक क्षेत्रों तथा संसाधनों से है जो कि किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि जो क्षेत्र संसाधन अथवा भूभाग किसी देश की सीमा में शामिल हैं, उनके संरक्षण का दायित्व संबंधित देश का है, लेकिन जो क्षेत्र व संसाधन किसी भी देश के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, वे वैश्विक धरोहर हैं। इन्हें ही ग्लोबल कॉमन्स अथवा विश्व की साझा धरोहर कहा जाता है। इनके संरक्षण का दायित्व किसी देश का नहीं वरन संपूर्ण वैश्विक समुदाय का है। यही ग्लोबल कॉमन्स के संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती है। इसका कारण ये है कि ग्लोबल कॉमन्स के संरक्षण के लिए सर्वमान्य वैश्विक नियमों व मापदंडों का निर्माण तथा इनका कड़ाई से अनुपालन एक कठिन कार्य है। फिर भी ग्लोबल कॉमन्स का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये विश्व समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। एक नए प्रयास के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र द्वारा खुले समुद्रों में पर्यावरण तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2023 में ही एक नई संधि को अंतिम रूप दिया गया है। इसके कारण भी ग्लोबल कॉमन्स का मुद्दा चर्चा में है। इन संसाधनों के संरक्षण के बिना संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास के लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। विश्व के प्रमुख साझा विरासत क्षेत्र अथवा ग्लोबल कॉमन्स कौन से हैं? विद्वानों के अनुसार विश्व के अग्रलिखित क्षेत्रों या संसाधनों को ग्लोबल कॉमन्स में शामिल किया जाता है। 1. खुले समुद्र अथवा हाई सी। खुले समुद्र का तात्पर्य ऐसे समुद्री क्षेत्र से है जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है। हम जानते हैं कि 1982 के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार किसी भी देश का क्षेत्राधिकार इसके अधीन आने वाले भूभाग के अलावा 12 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा तक होता है। उसे उस देश का क्षेत्रीय समुद्र यानी टेरिटोरियल सी कहते हैं। इसके बाहर जो समुद्री क्षेत्र है उसे ही हाई सी अथवा खुला समुद्र कहा जाता है। खुले समुद्र पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। 2. अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, लेकिन इस पर किसी देश का संप्रभु अधिकार नहीं है। अंटार्कटिका का क्षेत्र 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र भूमि पर स्थायी रूप से जमी बर्फ का क्षेत्र है, लेकिन उल्लेखनीय है कि उत्तरी ध्रुव व आर्कटिक समुद्र को ग्लोबल कॉमन्स में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र पर यहाँ के 8 देशों द्वारा अपना अधिकार घोषित किया गया है। ये 8 देश हैं अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस। इन देशों द्वारा 1996 में आर्कटिक काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसी काउंसिल के द्वारा आर्कटिक सर्किल तथा वहां के निवासियों का प्रबंधन किया जाता है। ये वे देश हैं जो आर्कटिक सर्किल के चारों ओर स्थित हैं। इन 8 देशों के अलावा अन्य देश आर्कटिक काउंसिल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। इतना अवश्य है कि अन्य देश पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक काउंसिल में शामिल हो सकते हैं। वर्ष 2013 से भारत आर्कटिक काउंसिल में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। उक्त कारण से आर्कटिक सर्किल को ग्लोबल कॉमन्स में शामिल नहीं किया जाता है। 3. पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की गणना भी ग्लोबल कॉमन्स में की जाती है। इस वायुमंडल की 5 परत होती हैं तथा सबसे बाहरी परत का नाम एक्सोस्फीयर है, जो पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस प्रकार संपूर्ण वायुमंडल ग्लोबल कॉमन्स के अंतर्गत आता है। 4. बाह्य अंतरिक्ष। पृथ्वी के वायुमंडल के 100 किलोमीटर के बाद बाहर अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है उसे बाह्य अंतरिक्ष कहा जाता है तथा यह बाह्य अंतरिक्ष भी ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है। अंतरिक्ष की खोजों तथा वहां कई देशों द्वारा अंतरिक्ष यान तथा सैटेलाइट तैनात
किए जाने के कारण देशों के बीच अंतरिक्ष व उसके ग्रहों में अपना प्रभाव बढ़ाने की प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है। अतः अब अंतरिक्ष का संरक्षण तथा उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो गया है। ग्लोबल कॉमन्स की उपयोगिता। ग्लोबल कॉमन्स पृथ्वी व उसके परिवेश का बहुत बड़ा हिस्सा है। इनकी उपयोगिता निम्न कारणों से होती है। 1. पृथ्वी के पर्यावरण के संतुलन में सहायक। ग्लोबल कॉमन्स मानव जीवन के लिए आवश्यक पर्यावरण के संतुलन में सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए हाई सी अथवा खुले समुद्र का क्षेत्रफल दुनिया के कुल समुद्र का 2/3 क्षेत्रफल के बराबर है। एक अनुमान के अनुसार इन समुद्रों में 38,000 गीगाटन कार्बन संरक्षित है, जो पृथ्वी के जंगलों में संरक्षित कार्बन से 16 गुना अधिक है। अतः मानव जीवन के लिए समुद्रों का संरक्षण आवश्यक है। इसके अलावा खुले समुद्र विश्व में जैव विविधता के बहुत बड़े संरक्षक हैं। अभी भी समुद्रों में 2 लाख जीव प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें चिन्हित ही नहीं किया जा सका है। इसी तरह पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों तथा रेडियन से मानव जीवन की रक्षा करता है। इसी वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत सूरज की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य की रक्षा करती है। ध्रुवों में जमी बर्फ यदि जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल जाए तो समुद्र किनारे स्थित दुनिया के अधिकांश शहर जलमग्न हो जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्लोबल कॉमन्स मानव पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी जानते हैं कि समुद्र विश्व जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृष्ठ संख्या 60। 2. यातायात व व्यापार में सहायक। विश्व के खुले समुद्र वैश्विक यातायात के मुख्य साधन हैं। विश्व का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि समुद्री मार्ग यातायात का सबसे सस्ता साधन है। वर्तमान में समुद्र के नीचे दूरसंचार केबलों को भी बिछाया जा रहा है, जिनके बिना आधुनिक संचार साधनों का विकास संभव नहीं है। इसी प्रकार अंतरिक्ष का प्रयोग भी संचार व दूर संवेदी सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए कई देशों द्वारा किया जा रहा है। 2. यातायात व व्यापार में सहायक। विश्व के खुले समुद्र वैश्विक यातायात के मुख्य साधन हैं। विश्व का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि समुद्री मार्ग यातायात का सबसे सस्ता साधन है। वर्तमान में समुद्र के नीचे दूरसंचार केबलों को भी बिछाया जा रहा है, जिनके बिना आधुनिक संचार साधनों का विकास संभव नहीं है। इसी प्रकार अंतरिक्ष का प्रयोग भी संचार व दूर संवेदी सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए कई देशों द्वारा किया जा रहा है। 2. यातायात व व्यापार में सहायक। विश्व के खुले समुद्र वैश्विक यातायात के मुख्य साधन हैं। विश्व का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि समुद्री मार्ग यातायात का सबसे सस्ता साधन है। वर्तमान में समुद्र के नीचे दूरसंचार केबलों को भी बिछाया जा रहा है, जिनके बिना आधुनिक संचार साधनों का विकास संभव नहीं है। इसी प्रकार अंतरिक्ष का प्रयोग भी संचार व दूर संवेदी सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए कई देशों द्वारा किया जा रहा है। 3. महत्वपूर्ण संसाधनों के स्रोत। ग्लोबल कॉमन्स क्षेत्रों के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए खुले समुद्रों में वर्तमान में 4.4 मिलियन टन मछली का उत्पादन होता है, जो विश्व की खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। समुद्रों की तलहटी में कई प्रकार के मूल्यवान खनिज भी पाए जाते हैं। इनमें पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें कई प्रकार के खनिज तत्व जैसे तांबा, मैंगनीज, कोबाल्ट आदि मिले होते हैं। जमैका की राजधानी किंगस्टन में स्थित UN की संस्था अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी इन खनिजों के टिकाऊ खोज तथा उपयोग के लिए
विभिन्न देशों को खुले समुद्र के निश्चित क्षेत्र तथा निश्चित अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान करती है। भारत को भी दक्षिणी हिंद महासागर के खुले समुद्र में इन खनिजों की खोज के लिए 2 अनुबंध प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर ग्लोबल कॉमन्स मानव जीव के विकास तथा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लोबल कॉमन्स के संरक्षण की आवश्यकता। ग्लोबल कॉमन्स के संसाधनों का अतिशय दोहन तथा वहां निरंतर बढ़ती हुई मानव गतिविधियों के कारण उनके संरक्षण की आवश्यकता लंबे समय से अनुभव की जा रही है। इन क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण तथा संसाधनों के अतिशय दोहन से उत्पन्न पर्यावरण असंतुलन के कारण इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है, अन्यथा ये क्षेत्र मानव जीवन के लिए लाभकारी होने के स्थान पर विनाशकारी सिद्ध होने लगेंगे। इन क्षेत्रों के प्रदूषण के कतिपय उदाहरण महत्वपूर्ण हैं। 1. वर्ष 1979 में विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के वायुमंडल में ओजोन गैस की परत निरंतर क्षीण हो रही है। 1980 के दशक में इसी को ओजोन छिद्र नाम दिया गया। इसके मुख्य कारण शीत गृहों तथा अन्य शीत उपकरणों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का प्रयोग किया जाना था। ये गैसें ओजोन गैस से प्रतिक्रिया कर उसका विघटन कर देती हैं। ओजोन गैस की परत पृथ्वी के वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है तथा ये सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा का कैंसर तथा आंखों में कैटरैक्ट जैसी बीमारियां पाई जाती हैं, अतः ओजोन गैस का संरक्षण आवश्यक है। विश्व के देशों ने 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के उपयोग पर रोक लगाई थी। इसी का परिणाम है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन छिद्र का दायरा 2021 में सीमित हो गया है। 2. समुद्रों का प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन गया है। समुद्रों में अत्यधिक मछली उत्पादन के कारण जैविक चक्र असंतुलित हो रहा है। प्लास्टिक के बढ़ते कचरे के कारण जल प्रदूषित हो रहा है। अभी हाल में ये समाचार आया कि जापान प्रशांत महासागर में अपने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से निकले रेडियन युक्त जल को प्रवाहित कर रहा है। चीन तथा अन्य देशों द्वारा इसका विरोध किया गया है। व्यापार के दौरान तेल के टैंकरों से तेल के रिसाव के कारण भी समुद्रों का जल प्रदूषित हो रहा है। विश्व के बढ़ते तापमान के कारण समुद्र जलवायु पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं तथा ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने के कारण समुद्रों का जल स्तर भी बढ़ रहा है। अतः खुले समुद्रों के संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। 3. वर्तमान में बाह्य अंतरिक्ष भी मानव गतिविधियों से अछूता नहीं है। एक विवरण के अनुसार वर्तमान में अंतरिक्ष में 7,700 मानव निर्मित सक्रिय सैटेलाइट तैनात हैं। निष्क्रिय सैटेलाइट व उनके पुर्जों के कारण अंतरिक्ष में भारी कचरा जमा हो गया है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में 4 इंच से बड़े आकार के 23,000 ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में 24,160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगा रहे हैं। इनके आपस में टकराने अथवा अन्य सैटेलाइट से टकराने से हादसे हो सकते हैं। चूंकि अंतरिक्ष में खोज व मानव गतिविधियां निरंतर जारी हैं, अतः अंतरिक्ष में कचरे के बढ़ने की पूरी संभावना है। अकेले चंद्रमा में ही कचरे के 200 से ज्यादा ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ग्लोबल कॉमन्स के क्षेत्र मानव गतिविधियों के कारण प्रदूषण व क्षरण के शिकार हो रहे हैं, अतः इनके संरक्षण की महती आवश्यकता है। ग्लोबल कॉमन्स के संरक्षण के उपाय। ग्लोबल कॉमन्स तथा उनके संसाधनों के संरक्षण के महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। इनमें से प्रमुख उपायों का उल्लेख निम्नलिखित है। 1. अंटार्कटिका संधि। अंटार्कटिका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई मानव निवास नहीं करता है। इस संधि में अंटार्कटिका महाद्वीप को 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक का क्षेत्र शामिल किया गया है। आरंभ में इस संधि पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे
तथा ये व्यवस्था की गई कि अन्य देश भी इसमें हस्ताक्षर कर सकते हैं यदि वे इस संधि की शर्तों से सहमत हैं। भारत, अमेरिका, चीन तथा रूस सहित अधिकांश देश अब इस संधि में शामिल हैं। इस संधि का मुख्य प्रावधान यह है कि कोई भी देश इस क्षेत्र में हथियार रखने अथवा अन्य किसी सैनिक प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा। संधि में ये भी कहा गया कि इस क्षेत्र का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण शोध गतिविधियों के लिए ही किया जा सकता है। 2. बाह्य अंतरिक्ष संधि। ये संधि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 1967 में संपन्न हुई। इस संधि पर तब हस्ताक्षर किए गए थे जब उस समय की दोनों महाशक्तियों सोवियत संघ तथा अमेरिका अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित करने तथा उसकी खोज करने की तीव्र प्रतियोगिता चल रही थी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बाह्य अंतरिक्ष का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। इसके अलावा इस संधि में ये भी कहा गया है कि कोई भी देश अंतरिक्ष के किसी भाग अथवा किसी ग्रह पर कोई कब्जा स्थापित नहीं करेगा और न ही उस पर अपनी संप्रभुता का दावा करेगा। बाह्य अंतरिक्ष संधि पर भारत, अमेरिका, रूस सहित 124 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। 3. मून संधि। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में इस संधि पर 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सहित इस संधि पर 2022 के अंत तक केवल 22 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उसका संसद द्वारा पुष्टिकरण नहीं किया गया है। इस संधि में दोहराया गया है कि कोई भी देश चंद्रमा अथवा अन्य अंतरिक्ष ग्रहों पर अपना कब्जा अथवा दावा स्थापित नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी देश अंतरिक्ष ग्रहों अथवा चंद्रमा के पर्यावरण में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तीसरा, कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना इन ग्रहों में कोई स्थायी ढांचा नहीं खड़ा करेगा, चूंकि संधि में चंद्रमा तथा सभी ग्रहों को विश्व की साझा विरासत माना गया है। 4. खुला समुद्र संधि। ये संधि संयुक्त राष्ट्र द्वारा देशों के बीच कई चक्रों की वार्ताओं के बाद 19 जून 2023 को स्वीकार की गई है। ये संधि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र के 1982 के समुद्री कानून के अंतर्गत तैयार की गई है। ये संधि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है। इस संधि का औपचारिक नाम है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी। इस संधि में 4 मुख्य पहलू हैं। पहला, सभी देशों द्वारा मैरीन जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण करना तथा उनका टिकाऊ उपयोग तथा समतापूर्ण साझेदारी करना। दूसरा, एरिया आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से समुद्री प्रदूषण का समाधान करना। तीसरा, प्रदूषण कम करने के उपायों का निरंतर निरीक्षण करना तथा चौथा, गरीब देशों में इस कार्य हेतु क्षमता का विकास करना तथा मरीन संसाधनों व तकनीकी की समतापूर्ण साझेदारी करना। इस प्रकार उस संधि का मुख्य उद्देश्य बाह्य समुद्र में प्रदूषण को कम करना तथा वहां जैव विविधता को संरक्षण करना है। 5. ग्लोबल कॉमन्स अलायंस। ग्लोबल कॉमन्स अलायंस एक अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है जो ग्लोबल कॉमन्स की चुनौतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनके संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इसकी स्थापना जून 2019 में सिंगापुर में हुई थी। इन क्षेत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए इस संगठन द्वारा पृथ्वी आयोग नामक एक उप संगठन की स्थापना भी की गई है। इसके अलावा इसकी एक विज्ञान आधारित टारगेट इकाई भी है जो विभिन्न उद्योगों तथा शहरों को ग्लोबल कॉमन्स की आवश्यकता के अनुसार लक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इस प्रकार ग्लोबल कॉमन्स का मिशन ये है कि विश्व में नागरिकों, उद्योगों, शहरों तथा देशों को व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रेरित किया जाए ताकि ये संगठन ग्लोबल कॉमन्स के लिए एक अच्छा संरक्षक बन सके। इसके अलावा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में
प्लास्टिक कचरे पर बैन लगाने की संधि को अंतिम रूप देने हेतु देशों के मध्य निरंतर वार्ताएं हो रही हैं। तीसरे दौर की वार्ताएं नवंबर 2023 में केन्या की राजधानी नैरोबी में संपन्न होगी। ग्लोबल कॉमन्स के संरक्षण के लिए गत 7 दशकों में कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से नहीं हो सका है। अतः नए उपायों के साथ ही इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। पृष्ठ संख्या 61।